हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो शुरू करते हैं आज सीक्वेंस एंड सीरीज का 4th लेक्चर। ठीक है, तो आज देखेंगे हम लोग पिछले लेक्चर में क्या देखा था। हमने कुछ मिक्स क्वेश्चन कर रहे थे, एपी जीपी एचपी का कुछ मिक्स क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। ये सब हमने देख लिया था, जीएम वगैरह, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब कुछ हो चुका था। हमें जो देखना है ये भी हमने डिस्कस कर दिया था, ये वाला चीज़ हमने डिस्कस कर दिया था। एक और फिर से इसको थोड़ा बता देते हैं जल्दी से। ठीक है, इसको जल्दी से बता देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। या तो चाहो तो आप जाके देख लेना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे किया था, क्या किया था। एक जल्दी से, एक्स वाई जेड अगर क्या है जीपी में है, एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो क्या होता है कि ln x ln y और ln z है ना, ये सब किस में होगा, एपी में होगा। ये हमने प्रूफ कर रखा है। अब क्या है इसमें कि अगर सब में 1 ऐड कर दें, सब में क्या करें 1 ऐड कर दें, तो भी ये क्या होगा, 1 ऐड कर दिया सब में 1 ऐड कर दिया तो भी ये क्या रहेगा, एपी में ही रहेगा। ठीक है, एपी में रहेगा। और सबका अगर रेसिप्रोकल ले लिया ऐसे करके 1 + ln x 1/ln y है ना, ln y, 1/1 + ln z, ये किस में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। तो हमने बताया था कि ये किस में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो खैर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, इसमें ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ये हमने होमवर्क दिया होगा। अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन क्या था, होमवर्क था। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है इफ h1 h2 अप टू hn आर n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हार्मोनिक मीन्स बता दूं, हार्मोनिक मीन्स क्या होता है कि अगर दो नंबर के बीच में, मान लीजिए a और b के बीच में, हार्मोनिक मीन कब कहलाएगा, जब क्या हो a, h1, h2 अप टू कहाँ तक, hn, ये क्या हो जाए, b, ये सब किस में हो जाए, hp में। मीन के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, जैसे हार्मोनिक मीन, तो ये वाला सीक्वेंस किस में होना चाहिए, hp में। वैसे ही क्या है, अगर अर्थमेटिक मीन्स की बात होती है तो सीक्वेंस सेम टाइप का सीक्वेंस एपी में आता है। ज्योमेट्रिक मीन्स की बात होती है तो सेम टाइप का सीक्वेंस किस में आता है, जीपी में आता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये हमें पता हो गया। अच्छा, अगर ये पता है कि ये एचपी में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि 1/a, 1/h1, 1/h2 अप टू कहाँ तक, 1/hn, ये क्या होगा 1/b, ये सब किस में होगा, एपी में। क्लियर है, क्योंकि एचपी का रेसिप्रोकल क्या होता है, एपी में होता है। एचपी का रेसिप्रोकल एपी में होता है। अब देखिए ये वैल्यू फाइंड करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, h1 अपॉन क्या है प्लस a डिवाइडेड बाय, ऐसा लिख दिया h1a। वैसे ही इसको डिवाइड किया, क्या हो जाएगा, h1 - a डिवाइडेड बाई h1a। ऊपर नीचे क्या किया, डिवाइड कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। देखो इससे फर्क ये पड़ा, वैसे ही क्या कर दिया हमने, b के साथ कर दिया 1, ये हो गया b बाई hn b, ये क्या हो जाएगा hn - b डिवाइडेड बाई hn b। हमने क्या किया है, सीधा सीधा सिंपल सा काम किया है। ऊपर नीचे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ऊपर नीचे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसमें h1b, h1a और hn b से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड करने पे आएगा क्या, अच्छा ये चीज़ तो क्लियर है। यहाँ पे क्या कर दिया, अगर डिवाइड करने पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा वो देखना है। देखो ये मिल जाएगा 1/a प्लस 1/h1, 1/a, ये मिल जाएगा 1/a अपॉन 1/h1, अलग अलग कर दे रहा है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/a माइनस 1/h1। वैसे ही क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा 1/b प्लस 1/h1 और क्या हो जाएगा ये hn है, ये 1/ क्या हो जाएगा, b माइनस 1/hn। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हमने क्या किया,
H1A H1A से ऊपर नीचे डिवाइड किया है, HNB से ऊपर नीचे डिवाइड किया है, सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ये समझ में आ गया होगा तो क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ से देखना है ध्यान से, 1/a माइनस H1। अब जैसे क्या है कि ये AP में है, ये AP में, ये वाला सीक्वेंस क्या है AP में है, तो इसका कॉमन डिफरेंस मान लिया D है, कॉमन डिफरेंस मान लिया D है। तो अब होगा क्या, देखो 1/H1 माइनस 1/a क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे 1/a माइनस 1/H1 तो ये माइनस D हो जाएगा, यानी इसको क्या लिखेंगे 1/a प्लस 1/H1 डिवाइडेड बाई माइनस D। ठीक है, ये लिख दिया हमने। क्या किया, इसकी जगह पे माइनस D लिख दिया, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस D। ये वाला देख लो, इसमें माइनस ये हो रहा है तो ये क्या होगा D हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1/b प्लस 1/HN डिवाइडेड बाई D, ये चीज़ हो गया। ये हमने लिख दिया सिंप्लीफाई करने के बाद। अब क्या होगा देखना, अब अगर मैं 1/d कॉमन ले लूँ, 1/d कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा वहाँ से देखना, 1/b बचेगा, है ना, 1/b बचेगा प्लस में, और ये क्या आ जाएगा, एक 1/a माइनस में आ जाएगा, ऐसे माइनस 1/a। ठीक है, और क्या आएगा, प्लस क्या होगा 1/HN माइनस 1/b, ये चीज़ आ गया। बहुत सिंपल सा चीज़ हमने लिखा है। क्या किया है, ये 1/d जो दोनों में कॉमन है वो हमने बाहर निकाल लिया, तो ये तो 1/b प्लस रहेगा, 1/HN प्लस रहेगा, लेकिन ये दोनों माइनस के साथ आएगा क्योंकि नीचे माइनस है ना। तो ये देखो 1/a माइनस 1/b माइनस में आया है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो 1/d हो गया। अब अगर ध्यान से देखोगे 1/b माइनस 1/a, इतना माइनस इतना, ये क्या देगा, ये n+2th टर्म है, ये n+2th टर्म है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा n+1 आएगा। इसका और इसका डिफरेंस क्या आएगा, n+1d आएगा ना। जैसे इसका डिफरेंस d है, इसका डिफरेंस क्या है 2d है, वैसे ही इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा nd, और इसका डिफरेंस क्या होगा n+1d। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया n+1 इंटू d। ठीक है, प्लस वैसे ही क्या है 1/HN माइनस 1/b। अब 1/HN है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, ये होगा देखो 1/b 1, ये HN होगा, ये b नहीं होगा, ये क्या होगा HN होगा। ठीक है, H1 सॉरी, ये H1 होगा, तो ये H1 हो गया। अब HN 1/HN माइनस 1/H1, ये क्या है n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे फाइनली, तो ये क्या आ जाएगा 2n। फाइनली सॉल्व कर लेंगे, d तो कॉमन आगे कट जाएगा, और n-1 है, n+1 है, प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2n। तो 2n कहाँ पे आ गया, ये आ गया। एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या किया मैंने। ये सब हार्मोनिक मीन्स है, मतलब क्या हो गया कि ये किस में होगा, ये HP में होगा। अगर वो हार्मोनिक मीन है तो वो किस में होगा, HP में होगा। अब अगर वो HP है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा, AP में होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर ये AP में हो गया तो देखो, एक यहाँ पे हमने क्या किया, H1A से ऊपर नीचे डिवाइड किया, HNB से ऊपर नीचे डिवाइड किया, सेपरेट कर दिया, इस तरीके से आ गया। अब ये क्या है, चूंकि ये AP में है तो ये -d है और ये d है, उसको रिप्लेस किया, कॉमन ले लिया। इसका डिफरेंस n+1d है, इसका डिफरेंस n-1d है, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर कितना आ गया 2n आ गया। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना चाहिए आप लोग को। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए सॉल्व करके कि अगर ABCD AP में है, अगर ABCD AP में है तो बताना है कि ABC ACD BCD किस में होगा। जल्दी से सोच के बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा। अगर ABCD AP में है, ABCD AP में है, तो ये जो टर्म दे रखे हैं ABC ACD BCD, ये सब किस में होंगे। ठीक है,
ये सब किस में होंगे? एक्चुअली एक और टर्म रहना चाहिए यहाँ पे, एक टर्म मिस हो गया है। चलो देख लेंगे वो कौन सा टर्म मिस हुआ है। 4 टर्म रहेगा, वह 3 टर्म को भी बता सकते हैं, देखते हैं क्या है ये। हाँ जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या आएगा। सॉल्व करिए इसको जल्दी से। अब देखो कैसे बनाना है, मैं बता दे रहा हूँ इसको। अगर मान लिया किसी को दिमाग में आ चुका है कैसे बनाना है तो देख लें फिर से। ये क्या है? ए बी सी डी एपी में, चलो ए बी सी डी रख दिया एपी में ऐसे, ए बी सी डी ये मान लिया एपी में है ना, ये मान लिया एपी में है। अब अगर एपी को किसी भी फिक्स नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी एपी में रहेगा। एक काम करते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं किससे? ए बी सी डी से। सबको डिवाइड कर दिया ए बी सी डी से, ठीक है, सबको डिवाइड कर दिया ए बी सी डी से। अब होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा? देखो फायदा ये हुआ ना कि अब ये कट जाएगा, ए कट गया, बी कट गया, सी से सी, डी से डी, है ना। अब हुआ क्या, इस टाइप का टर्म दिख गया, ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये बच गया 1 बाई बी सी डी, 1 बाई ए सी डी, 1 बाई ए बी डी और 1 बाई ए बी सी। ये किसमें? एपी में। हमने किया क्या है, हमें पता है एपी का प्रॉपर्टीज कि अगर हम लोग किसी फिक्स नंबर से पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर किस में होगा? वो हो जाएगा एपी में ही रहेगा, चेंजमेंट नहीं आएगा, वो सीक्वेंस अभी भी एपी में होगा। अब अगर देख रहे हो कि ये एपी में है तो इसको क्या कर, अब ऐसा टर्म बनाना है हमें। ऐसा टर्म कैसे बनाएंगे? इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लिख दिया बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी और ए बी सी। ये किस में हो जाएगा? ये एचपी में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा ना, क्योंकि रेसिप्रोकल किस में होता है? एचपी में होगा। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा अगर इस डायरेक्शन से एचपी में है, अगर ये इस डायरेक्शन से एचपी में है तो इसका डायरेक्शन अगर बदल भी देंगे, अगर डायरेक्शन मान लिया ऐसे लिख दिया ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी, अगर मान लिया डायरेक्शन बदल भी दिया तो भी क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किस में रहेगा? एचपी में ही रहेगा। अब देखो ना, इसका रेसिप्रोकल अगर एपी में होता तो बदल भी देते, साइड चेंज कर देते तो भी क्या होता? जैसे समझते हैं ना हम लोग 1 2 3 4 एपी में है, तो 4 3 2 1 भी एपी में है, वैसे ही उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? एचपी में होगा, और उसका रिवर्स रेसिप्रोकल भी क्या होगा? एचपी में ही होगा। तो वही चीज है। अब यहाँ पे देखो 3 ही टर्म दिया है ना, ठीक बात है, ये वाला टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, अच्छा ये वाला टर्म मिसिंग है। ऐसा नहीं होता, अगर मान लिया ये 3 लगातार होता तो बोल देते एचपी में है, लेकिन बीच वाला मिसिंग है, तो यहाँ पे इसका मतलब प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे ए बी डी रहा होगा, ए बी डी रहा होगा, है ना। तो ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी ये सब के सब किस में रहे होंगे? ये सब के सब एचपी में रहे होंगे, है ना, एचपी में रहेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर ये 3 लगातार देता तो हम बता देते एचपी में, चौथे की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ बीच से गायब कर दिया, इसका मतलब प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम लोग एपी जीपी के क्वेश्चन जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट, तो अब ये भी वैसा ही है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही दिमाग लगाना है जैसे हमने क्या किया पिछले में दिमाग लगाया, ठीक है। अब जैसे पिछले में क्या था, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, इस टाइप के टर्म्स दिख रहे थे, तो हमें दिमाग में आ गया अच्छा यहाँ पे पक्का ए बी सी डी से डिवाइड किया हुआ होगा। अब यहाँ पे उस टाइप का टर्म नहीं दिख रहा है, टर्म अलग दिख रहा है। टर्म क्या दिख रहा है? बी सी, बी प्लस डी, सी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, मतलब इस टाइप का टर्म प्लस में दिख रहा है। पिछली बार प्रोडक्ट में था, इस बार प्लस में है। तो अब क्या करेंगे, अब कैसे इस टाइप का टर्म बनाएंगे? हमारे पास तो यही है कि ए, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए बी सी डी ई, ये किस में है? ये है एचपी में, ठीक है, ये एचपी में है, कोई दिक्कत नहीं है, एचपी में है ना।
HP में है। तो अब इसको कैसे बनाना, जल्दी से सोच के बताइए, जल्दी से सोच के इसको सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से कोई भी आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताना है। कितने, ये किस में होगा, ये जो सीरीज ये जो सीक्वेंस दिख रहा है वो किस में होगा? जल्दी से बताइए। देखो कैसे बनाएंगे, एक काम किए ना, ये इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 1/a 1/b 1/c 1/d और 1/e, ये किस में हो जाएगा? AP में हो जाएगा। क्लियर है? AP में हो जाएगा। रेसिप्रोकल, HP का रेसिप्रोकल AP ही होता है। अब A प्लस B प्लस, ऐसा करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, सब में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इससे मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई B, ये क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई क्या हो गया? C, ये क्या होगा? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई क्या हो गया? D। वैसे ही क्या होगा? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई क्या हो गया? E। अब हमने सेम नंबर से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? पूरे टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि AP का AP में ही रहेगा। AP का प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा था कि किसी कांस्टेंट नंबर से सम में वही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सारे टर्म में, तो वो AP का AP ही रहेगा, बदलता नहीं है। तो ये अभी भी किस में है? AP में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 से डिवाइड कर देते हैं, A को A से डिवाइड कर देंगे तो देखना ये ऐसा कुछ नजर आएगा, ये नजर आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A प्लस C प्लस D, ऐसा 1 प्लस A प्लस C प्लस D प्लस E, ठीक है, डिवाइडेड बाई B। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस A प्लस B प्लस D प्लस E C, ये क्या होगा? 1 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस E डिवाइडेड बाई D, ये क्या होगा? 1 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई E। हमने क्या किया? जहाँ पे A से कट रहा था उसको हटा दिया, जहाँ B B से कट रहा था वहाँ हटा दिया, जहाँ पे C C से कट रहा था वहाँ हटा दिया, और इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या है कि सब में 1 एडेड दिख रहा है, तो अगर मैं 1 को डिलीट कर दूँ, 1 को हटा भी दूँ, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा AP में। या ऐसा बोल सकते हैं कि सारे टर्म में 1 से घटा दिया। अगर AP के सारे टर्म में 1 से घटाएंगे तो वह स्टिल AP में रहेगा। यानी क्या हो गया? B, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई A, कॉमा A प्लस C प्लस D प्लस E कॉमा B, कॉमा क्या होगा? A प्लस B प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई C, और क्या होगा? A प्लस B प्लस C प्लस E डिवाइडेड बाई D, और एक लास्ट में आएगा A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई E। अब ये सब के सब किस में रहेंगे? AP में रहेंगे। सब के सब AP में रहेंगे, क्योंकि हमने क्या किया? इस वाले AP में से सब में 1 घटा दिया। हमने किया क्या? इस वाले AP में से सब में से 1 घटा दिया, तो इससे हुआ क्या कि अभी भी वो AP में ही रह गया। अब अगर वो AP में है, अब देखो ये AP में है, लेकिन हमें चाहिए कैसा? देखो यहाँ पे ध्यान से, अब देखो ये है ऐसा ही, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका रेसिप्रोकल है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे सारे टर्म का, तो AP का रेसिप्रोकल किस में हो जाता है? AP का रेसिप्रोकल किस में हो जाता है? AP का रेसिप्रोकल हो जाता है HP में, ये HP में हो जाएगा। यानी ये वाली चीज़ किस में आ जाएगी? HP में आ जाएगी। HP यानी कि C ऑप्शन। जल्दी से बताइए, समझ में आया सबको? जल्दी से बताना है, समझ में आया या फिर से समझाना है? जल्दी से बताइए, क्या ये समझ में आया सबको या फिर से बताना है? फिर से बताना पड़ेगा क्या, या समझ में आ गया? कमेंट करिए जल्दी से, एक बार देख लीजिए।
सॉल्यूशन को पूरा देख लीजिए कि किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एपी जीपी एचपी तीनों मिक्स होकर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस भी बनते हैं। ठीक है, तो जल्दी बताना है क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ना, नेक्स्ट देखना है हमें। देखो ये क्या है, ऐसा बोल सकते हैं रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। ठीक है, एम जीएम एचएम, ये जो तीन टर्म होते हैं, ये तीन जो ऐसा बोल सकते हो कि जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या है, एक रिजल्ट है, और वो रिजल्ट किस टाइप का वो देखना है। देखो अब क्या बोल रहा है, एम जीएम एंड एचएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। अगर एम जीएम एचएम टू पॉजिटिव नंबर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वो एक रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि जी स्क्वायर जो होगा, ज्योमेट्रिक मीन का जो होल स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कैसे? बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। मान लिया, अच्छा नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, ए बी दो नंबर ले लिया है ना, ए बी नंबर ले लिया तो क्या होगा, जी क्या होगा, जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहा है तो रूट ए बी। अब क्या है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। वैसे ही अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू। अब ध्यान से देखो, अगर जी स्क्वायर पता करेंगे, जी स्क्वायर पता करेंगे तो ए बी हो गया, और अगर ए एच पता करेंगे, ए एच पता करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू, और एच की वैल्यू क्या होता है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये कट गया, ये टू टू, यानी कि ये ए बी आ गया, आ गया ये ए बी आ गया, यानी बिल्कुल प्रूफ हो गया कि जी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए एच होता है। जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच होता है टू नंबर्स के लिए, सिर्फ दो नंबर के लिए। ठीक है, अब तीन नंबर के लिए ऐसा प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, तो ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, दो नंबर के लिए याद रखेंगे। तीसरा देखो, ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं जो इनइक्वालिटी बेस्ड होता है किस पे, एम जीएम और एचएम पे। ठीक है, और खास करके एम जीएम पे बेस्ड होते हैं। उसका मैं एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा कि उसके क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। अब देखो क्या है कि एम जीएम एचएम अगर मान लिया जाए, ठीक है, अभी दो नंबर के लिए बात करते हैं, दो नंबर की बात करें या फिर मतलब टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, उससे पहले जनरलाइज कर देता हूँ ना। जैसे एम जो होगा, एम क्या होगा, जीएम से बड़ा या इक्वल होगा, और जीएम क्या होगा, एचएम से बड़ा इक्वल होगा। यानी मान लिया अगर हमारे पास इतने नंबर है, A1 A2 A3 ऐसे करके मान लिया n पॉजिटिव नंबर है, तब क्या होगा, तब क्या बोलता है, एम अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन इन सब का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन यही होगा, ये होता है ग्रेटर इक्वल टू किससे, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, A1 A2 A3 an टू द होल पावर 1/n इज ग्रेटर इक्वल टू am, ये क्या हुआ, am इज ग्रेटर इक्वल टू gm इज ग्रेटर इक्वल टू hm, और hm क्या होगा, hm ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये जो ये बोल रहा है उसको हमने लिख दिया, और इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, नोट देने वाली, नोट यानी याद रखने वाली बात क्या है, देखो बहुत जरूरी है इसको याद रखना कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू अप टू an। यानी अगर मान लिया जाए कुछ पार्टिकुलर नंबर के am और gm बराबर हो गए, है ना, ऐसा होगा कि am और gm बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि सारे के सारे नंबर क्या होगा, बराबर होगा। इवन अगर am इक्वल टू hm हो जाए या gm इक्वल टू hm हो जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि नंबर सारे क्या हो गए, नंबर सारे बराबर हो जाएंगे।
अगर एम जी एम एच एम में से कोई भी दो इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिक नंबर क्या हो जाएगा, सारे के सारे बराबर हो जाएगा, यानी फाइनली क्या होगा, तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल टू साइन तभी होल्ड करेगा जब क्या हो, ये सारे के सारे नंबर क्या हो, बराबर हो। तो एम जी एम एच एम का ये इनइक्वालिटी आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, एम इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जी एम एंड जी एम इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू एच एम। ठीक है, ये चीज होता है। अब देखो इसके एप्लीकेशन है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, एक चीज और इसमें बता देता हूं, एक चीज और बताता हूं। ठीक है, देखना है इसको। देखो दो नंबर का लेकर के, दो नंबर, कोई भी दो नंबर हमने इसको कंसिडर किया, टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, उसको कंसिडर करके हम लोग क्या करते हैं, ये इनइक्वालिटी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखो एम क्या होता है, एम होता है ए प्लस बी बाई टू, इज ग्रेटर इक्वल टू जी एम क्या होता है, जी एम होता है रूट ए बी, यही होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी करते हैं कब, जब नंबर हमें पता हो पॉजिटिव हो। तो टू पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, टू इंटू रूट ए रूट बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, है ना, इस तरीके से हमने लिख दिया। और अगर ये ऐसा लिख दिया, इसके बाद क्या है, इसको हम लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, यानी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो अब देख सकते हो कि एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम जो हमने एज्यूम किया था वो सही आ गया। ये जो होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। और ये इक्वल टू जीरो, इक्वल टू साइन कब होल्ड करेगा, इक्वल टू साइन तभी होल्ड करेगा जब रूट ए इज इक्वल टू रूट बी होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी। इक्वल टू साइन तभी होल्ड करेगा, इक्वल टू साइन तभी होल्ड करेगा जब क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। अच्छा, वैसे ही हम लोग और देख सकते हैं किसमें, जीएम और एचएम में। अब देखो ना, जीएम क्या होता है, यहाँ पे जीएम ग्रेटर इक्वल टू एचएम देख लेते हैं कि ये कैसे ट्रू है। तो जीएम रूट ए बी हो गया, एचएम क्या होता है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही होता है। अब इसको ट्रू प्रूफ करना है तो देखो आराम से कर सकते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये इसको कैंसिल कर देगा रूट ए बी टाइम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तभी जब नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ नंबर पॉजिटिव है, ए प्लस बी माइनस क्या हो गया, टू रूट ए बी, फिर से वही चीज़ आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इट मीन्स इक्वल टू साइन तभी होल्ड करेगा, इक्वल टू साइन तभी होल्ड करेगा जब ये क्या होगा, जीरो, यानी रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज ए इक्वल टू बी। तो ये हमने दो नंबर को लेकर के, ठीक है, उसको हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि एम इज ग्रेटर इक्वल टू जी एम एंड जी एम इज ग्रेटर इक्वल टू एच एम। देख सकते हो आप, है ना। और ये इक्वल टू तभी होल्ड किया है, इक्वल टू तभी होल्ड किया है जब क्या हुआ, इक्वल टू एम जी एम एच एम के केस में तभी होल्ड किया जब सारे के सारे नंबर, यानी यहाँ पे हमने दो नंबर लिया तो दोनों नंबर क्या थे, बराबर थे। जल्दी से बताइए, समझ में आया एम जी एम एच एम में क्या रिलेशन है, क्या इनइक्वालिटी होल्ड करता है, समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से बता दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलो मान लिया समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो तो, ठीक है, अब क्वेश्चंस की बारी आ गई कि अब एम जी एम का एप्लीकेशन क्या है। इसको बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ एम जी एम एंड एच एम। ठीक है, यानी रिलेशन जो एम जी एम एच एम का है उसका एप्लीकेशन है ये। अब बोला क्या है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन पहले आपने कर रखा होगा तो ये बहुत आसानी से आप कर लोगे, लेकिन अगर नहीं कर रखा है तो मैं बता रहा हूँ, देखना है किस तरीके से सोचना है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है और एडवांस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से किस तरीके से इसको कर सकते हैं और बहुत आसानी से 1-2 लाइन में ये क्वेश्चन निपट जाएगा। तो करना क्या है, देखो अब ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी एम जी एम हम अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, तभी जाके हम एम जी एम अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो ये कर दिया, हमें पता है एम इज ग्रेटर इक्वल टू जी एम,
तो क्या लिखेंगे, am क्या होगा 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स टू द होल पावर 1/2। समझ में आया? क्या किया, इसका प्रोडक्ट यानी इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, पावर 1/2। अब इसको और सॉल्व करोगे, इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 टू द पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू द होल पावर 1/2। यानी इसको देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, 4 टू द पावर 1 4 हो गया। अब रूट लेना है 1/2 का मतलब रूट ही हो गया ना, तो 4 का रूट ले लेंगे, कितना आ गया 2। तो यानी ये जो टर्म होगा ग्रेटर इक्वल टू 2, तो क्या हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू कितना, कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, ये 2 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना आ जाएगा 4। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू 4 आ गई। समझ में आया? ये एम जी एम का एप्लीकेशन समझ में आ गया सबको? जल्दी से बता देना है एप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि बहुत ही आसान है और क्या है स्कोरिंग भी है, ये आराम से समझ के आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है, ये समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एस इज इक्वल टू 12 वेर एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यानी क्या करना है, इस बार एक रिलेशन दे रखा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये जो है क्या है 12 है, ठीक है 12 है, वेर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वो पॉजिटिव दे दिया है ताकि आप एम जी एम अप्लाई कर सको। ये देने का मतलब यही है कि आप एम जी एम अप्लाई कर सको, ठीक है। तो बताना है कि एक्स वाई जेड की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो जल्दी से इसको सोच के बताइए, सॉल्व करिए उसको। चलिए देखिए कैसे करते हैं, मैं बताता हूं। देखिए यहां पे क्या है, देखो अब ये क्या है ना, हमें पता कैसे चलेगा, देखो कभी कभी ये भी आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये एमजीएम का क्वेश्चन है। तो एक तो ये है कि मैक्सिमम मिनिमम, ये टर्म भी देख के आप कभी कभी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसका है, वो एमजीएम का क्वेश्चन है। जैसे यहां पे देखो ना कि एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और क्या है एक्स वाई जेड की ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो वन ऑफ द थॉट ये होना चाहिए, मान लिया अभी चैप्टर चल रहा है और टॉपिक भी वही चल रहा है एमजीएम, तो बाकी कुछ तो है नहीं दिमाग में, तो डायरेक्ट यही थॉट आएगा कि एमजीएम ही लगाना है। लेकिन अगर ये रैंडम मिलेगा तो वहाँ पे भी कोशिश करना है कि हाँ ये सब कीवर्ड्स हैं, मैक्सिमम मिनिमम, एक रिलेशन दे रखा है, फिर इसका प्रोडक्ट फॉर्म में हमें मैक्सिमम मिनिमम पता करना है, एक समेशन दे रखा है और उसका प्रोडक्ट यहाँ पे है। तो एक तरीके से क्या है समेशन प्रोडक्ट, यानी समेशन प्रोडक्ट का रिलेशन कहाँ है, एमजीएम में है। तो वहाँ से इसको सोच लेना। तो देखो कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा ये, हाँ लगा दिया एम इज ग्रेटर इक्वल टू जी, और हमारे पास नंबर कौन कौन से कंसिडर करने हैं यहाँ पे, एक्स वाई एक नंबर हो गया, वाई जेड 2 नंबर हो गया और जेड एक्स 3rd नंबर हो गया। यानी हमारे पास 3 नंबर है, इन्हीं तीनों पे एम जी एम अप्लाई करना है। देखो अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया, 3 नंबर पे हमने एमजीएम अप्लाई कर दिया इस तरीके से। 3 नंबर तो उसका जीएम क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट का होल पावर 1/3, उसको क्यूब रूट भी पढ़ते हैं, ये हो गया। यानी क्या होगा कि अब इसकी वैल्यू रख सकते हैं, इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या है दे रखा है, तो वैल्यू दे रखा है तो आराम से डायरेक्ट सीधा सीधा वैल्यू रख देंगे ना, क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स। अच्छा यहाँ पे अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको फाइनली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या ऐसा लिख देते हैं हम लोग, ऐसा लिख दिया एक्स वाई जेड टू द पावर 2/3 इज लेस देन इक्वल टू 3, इज लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे है ना
4 से कट जाएगा 12, 3 टाइम्स में ये आ गया। अब पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर में, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 3/3/2, ठीक है 3/3/2, यानी XYZ क्या हो गया, XYZ इज लेस देन इक्वल टू 3√3, इज लेस देन इक्वल टू 3√3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। XYZ जो है, XYZ क्या दिख रहा है कि हमेशा क्या होगा, XYZ हमेशा क्या होगा 3√3 से छोटा होगा, और 3√3 से छोटा होने का मतलब मैक्सिमम, और इसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3√3, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया, AMGM का ये भी एप्लीकेशन था, किस तरीके से अप्लाई करना है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल पुराने टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट करना है चीज़ें, थोड़ा सा सोचना है कि किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। अब देखो इसमें क्या है कि a + b + c है ना, a + b + c जो है वो क्या है 6 है, a + b + c = 6 एंड a, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू a² b³ c⁴। एक चीज़ तो क्लियर है कि AMGM लगना है, क्योंकि एक समेशन के टर्म में हमें रिजल्ट दिया है, या बोल सकते हैं रिलेशन दिया है, और हमें जो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है वो कैसा है, किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। समेशन प्रोडक्ट मतलब AMGM, समेशन प्रोडक्ट यानी AMGM। तो जल्दी से इसको ट्राई करिए और आंसर बताइए, जल्दी से ट्राई करना है, आंसर बताना है कि इसका क्या होगा। सॉल्व करिए इसको, आंसर बताइए। अगर पिछला 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो क्या होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा थोड़ा बहुत अगर हिंट चाहिए, हिंट मैं देता हूँ। देखो यहाँ पे a² है, अगर डायरेक्ट AMGM अप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट में ABC ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, a² बनाना है, b³ बनाना है, c4 बनाना है। इसका मतलब क्या करना होगा, a को 2 पार्ट में तोड़ना होगा, b को 3 पार्ट में तोड़ना होगा, और c को 4 पार्ट में तोड़ना होगा। फिर जाके AMGM अप्लाई करेंगे तो जाके क्वेश्चन बनेगा या उससे रिलेटेड आंसर आएगा। तो जल्दी से देखिए क्या करेंगे उसको बताइए, जल्दी से बताना है कि इसमें किस तरीके से AMGM अप्लाई होगा, ठीक है। हिंट भी हमने कर दिया है कि आपको क्या करना है, a + b को इस तरीके से तोड़ना है जिसमें प्रोडक्ट करने पे जब AMGM अप्लाई करें तो क्या हो जाए, a² b³ c⁴। देखो ना कैसे लिख सकते हैं, ये दे रखा है। अब अगर डायरेक्ट AMGM इस पर अप्लाई करोगे तो ABC ही बनेगा प्रोडक्ट में, लेकिन हमें a² बनना है, यानी इसको 2 में तोड़ना होगा। तो 2 में कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। B को क्या लिखेंगे, C को हमने किया क्या है, सिंपली ब्रेक कर दिया है ताकि AMGM में अप्लाई करूं तो इस टाइप का टर्म बने। अब देखो हम लोग AMGM अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो इन सब नंबर का AM, यानी कि ऐसा लिखता हूं मैं, टोटल नंबर कितने हैं, हमने इन 3 नंबर को ब्रेक कर दिया कितने, 9 नंबर्स में। तो टोटल 9 हो गया, इज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन देखना, a² हो गया, b³ हो गया, c4 हो गया, नीचे a³ ये 2² 3³ 4⁴
डिवाइडेड बाई 1⁹ क्योंकि टोटल नंबर जो है वो 9 नंबर हो गए। हम लोग जो AMGM अप्लाई कर रहे हैं वो कितने नंबर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं? 9 नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 9 नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा? 1/9 आ जाएगा। अब इन सबों का समेशन कितना दे रखा है? समेशन दे रखा है 6, है ना, समेशन 6 दे रखा है, तो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, देखो, a² b³ c4 टू द होल पावर 1/9, है ना, 1/9 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 12 हो, ये 6/9, 6/9 यानी कि कितना आ गया? 2/3 इंटू, देखो ये सारा नंबर 2², ठीक है, यानी 4⁵ ही लिख देता हूँ सीधा सीधा, 4⁵, 3⁵ टू 1/9, ये ऐसा आ गया, ठीक है। वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, किसकी? a² b³ और c⁴ की होल पावर 1/9 है, लेस देन इक्वल टू दिस, तो इसकी क्या करनी है? मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी हमें पावर 9 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड। तो पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या आ जाएगा? पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, a² b³ c⁴ टू द होल पावर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2/3 टू द होल पावर 9 इंटू, अब देखो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये 9 कट जाएगा और बच क्या जाएगा? 4⁵, ठीक है, इंटू 3⁵। तो ये फाइनली आप इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, आप उसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाकी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके इसका मैक्सिमम वैल्यू लिख लेना, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, 2/3 इंटू 4⁵, ठीक है, 4⁵ इंटू 3⁵। तो ये इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया? हम लोग AMGM का यूज करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन इसमें बहुत अलग टाइप का बनता है, वो कैसा है? समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस पे AMGM अप्लाई किया। डायरेक्टली नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं किया क्योंकि इसका प्रोडक्ट ABC ही होता, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या था? a² b³ और c⁴ था, इसलिए डायरेक्ट नहीं करना पड़ा, हमें इस तरीके से ब्रेक करना पड़ा, ठीक है। और इस तरीके से ब्रेक किया कि a² चाहिए तो a को 2 बार, b³ चाहिए तो b को 3 बार, और c4 चाहिए तो c को 4 बार ब्रेक किया, इस तरीके से बना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये थोड़ा अलग है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है कि इफ x⁶, ठीक है, x⁶ माइनस 12x⁵ प्लस a इंटू x⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस 64 इज इक्वल टू 0 हैज़ ऑल पॉजिटिव रियल रूट्स ओनली, ठीक है, सारे के सारे रियल रूट्स हैं, पॉजिटिव है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, ठीक है। अब एक चीज़ अगर क्वेश्चन देख रहे होगे तो ये लग रहा होगा कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, वैल्यू ही नहीं पता है, ठीक है, ABCD का वैल्यू कैसे पता करेंगे? कुछ चीज़ें तो दिख नहीं रहा इसमें। तो अब ध्यान से देखो, एक चीज़ तो हिंट यहाँ पे क्लियर है कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं AMGM, मतलब कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड इसको सोचना है, उससे रिलेट करके सोचना है। हाँ, ये जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा तो आपको वहाँ पे सोचना मुश्किल हो जाएगा कि ये AMGM का है क्या। आपको लगेगा पता नहीं ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है या कैलकुलस का है, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप एक बार इस टाइप का टॉपिक या क्वेश्चंस कवर करके गए हो तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आराम से डील कर सकते हो। अब देखो क्या करना है इसमें कि x⁶ माइनस 12x⁵ ax4, ये सबके कितने रियल रूट्स हैं? पॉजिटिव रियल रूट्स, तो 6 रियल रूट्स होंगे, मान लिए सबके सब a1 a2 a3 a4 a5 a6, ये हमने मान लिए क्या है कि वो 6 रूट है, ठीक है। अब अगर ये रूट हो गए, ठीक है, तो अब क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं? सम ऑफ द रूट से लिख सकते हैं। देखो ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ा था, वहां पे देखा था सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई ए, माइनस b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 12 है, तो 12 और a की वैल्यू 1 है, यानी सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया? 12, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी a1 a2
A3 A4 A5 A6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अब 6 नंबर है ना, देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमने समझाया था कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहता है तो कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या होता है? -b/a। लेकिन यहाँ पे 6 नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? लास्ट का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द हायर डिग्री जो यहाँ पे है उसका कोफिशिएंट, और 6 के कारण पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा ये। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन को एक बार अच्छे से देख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ गया होगा, और जिसको याद होगा कि किस तरीके से लिखते हैं रिलेशन उसको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से भी गेस कर सकते हो आप लोग कि अब यहाँ से क्या करना है, इसके बाद ऐसा क्या करना है जिससे क्या हो, हमारा चीज़ें क्या हो, रिलेट हो जाए। तो देखो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या है, यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये सोच सकते हैं ना कि एम किसका, वही 6 जो रूट्स हैं, वही जो 6 रूट्स हैं उसका एम कितना होगा, उसका एम डिवाइडेड बाय 6 करना होगा, यानी 2 हो जाएगा। एम उसका 2 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट है, जीएम कितना हो जाएगा, जीएम कितना होगा, जीएम क्या होता है, जो है इसको 2⁶ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2⁶ लिख दिया। अब जीएम क्या होता है, ऐसा होता है, इसको चाहो तो अच्छे से लिख दो, ये हो गया, सॉरी ये क्या होगा 2, 6 नंबर है, 6 से डिवाइड करेंगे, और जीएम के लिए क्या करेंगे 2⁶ का 1/6 यानी 6th रूट, ये भी 2, तो एम इक्वल टू जीएम आ गया। अब अगर एम इक्वल टू जीएम आ गया, इसका मतलब हमने पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले कि अगर एम इक्वल टू जीएम या जीएम इक्वल टू एचएम या एम इक्वल टू एचएम, ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस केस में हम लोग बोलेंगे जो सारे के सारे जो नंबर होंगे जिन पे एम जीएम अप्लाई किया जा रहा है वो इक्वल होंगे, इक्वलिटी होल्ड करता है उस केस में। यानी यहाँ पे क्या पता चला कि एम इक्वल टू जीएम है, इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू A6 एंड ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल टू 2, है ना, सब इक्वल हो जाएगा और उसका सम 12 है, तो सारा का सारा क्या होगा, सब के सब 2 के बराबर होंगे। तो अब अगर हमें पता चल गया कि इसके सारे रूट्स जो हैं, सारे रूट्स कितने हैं, कैसे हैं, 2 हैं, तो अगर सारे रूट 2 हैं तो बाकी ये ABCD ये कैसे फाइंड करना है उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे फाइंड करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, एम जीएम बराबर आ गया, इसलिए सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि अब अगर सारे के सारे रूट 2 हैं, मतलब क्या होगा, इसके फैक्टर कैसे होंगे, इसके फैक्टर ऐसे होंगे x - 2 x - 2 6 बार, x - 2 x - 2 x - 2, ठीक है, x - 2 और x - 2। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे और फिर जाके कंपेयर करेंगे, तो वो नहीं करना है। अब एक बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यानी x - 2 टू द होल पावर 6 है, इसको हमें क्या करना होगा, एक्सपैंड करना होगा, और एक्सपेंशन करने का तरीका पता होगा। ठीक है, क्या होता है NC0 2 टू द पावर 6 माइनस n की वैल्यू यहाँ हमें पता है तो n लिखने की जरूरत है नहीं, 6 है, 6C1 2 टू द पावर क्या हो गया 5। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इसको ले लिया x टू द पावर 6 और 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, x की पावर 6 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा और 2 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस 6C2 x की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा -2 की पावर 2 दैट इज 2 की पावर 2, ये माइनस बाहर निकाल दे रहे हैं पहले ही हम लोग, 6 की पावर 3 x की पावर 3 2 की पावर 3, फिर क्या होगा 6C4 ये क्या हो जाएगा x की पावर, देखो यहाँ पे 5 3 2 हो जाएगा और ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 6C5
6c5 x हो जाएगा और 2 की पावर 5 हो गया, प्लस 6c6 हो जाएगा इंटू x की पावर 0 हो जाएगा और 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा हुआ है वो बेसिकली इसी के इक्विवेलेंट है, इसी के इक्विवेलेंट है। आप चाहो तो कंपेयर करके देख लो, यहाँ पे आप कंपेयर करोगे x की पावर 6 तो 6 से 0 कितना होता है 1 होता है, 2 की पावर 0 1, यानी इसका कोफिशिएंट 1। कांस्टेंट वाला देख लो 66 1, x की पावर 0 1 और ये 2 की पावर 6 क्या होता है 64, यानी वो मैच कर रहा है। तो बाकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अब कंपेयर कर लेते हैं, सीधा सीधा कंपेयर कर लेंगे, उससे क्या होगा a की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। a की वैल्यू कितना हो गया -6c1 इंटू 2। b की वैल्यू क्या आ गया, b की वैल्यू देखो एक्स क्यूब वाला चाहिए ना, ये क्या हो गया, अच्छा ये तो है, ये तो पता ही है, a नहीं, ये a नहीं है, ये तो हमने 12 से कंपेयर कर दिया, ये तो नहीं होगा ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होगा, a इसके बराबर है ना 4 वाले के बराबर है, तो क्या हो जाएगा 6c2 2 का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू दिख रहा है -6c3 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, वैसे ही क्या होगा c की वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है 6c4 2 की पावर 4। वैसे ही d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू -6c5, ठीक है 65 2 की पावर 5, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ABCD का वैल्यू आ गया। अब चाहो तो इवेल्युएट कर लेना, एक मैं बता देता हूँ, जैसे 6c2 है तो इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, है ना। तो ये 6 इंटू 5 होगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, दैट इज 15। तो इस तरीके से जो भी C वाले टर्म दिख रहे हैं सबको आप क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इवेल्युएट हो जाएंगे। और जो हमारा आंसर जो अननोन वेरिएबल था, कांस्टेंट था ABCD, वो कंपेयर करने के बाद आ गया। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक एप्लीकेशन था किसका, AMGM का। और खास करके वो वाला कंडीशन था जिसमें क्या था, AM इक्वल टू GM था। और अगर हमें पता है AM इक्वल टू GM है, इसका मतलब उसमें हमें क्या अप्लाई करना है कि जो सारे के सारे नंबर्स जिन पे हम AMGM अप्लाई करने जा रहे हैं वो सारे क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, हमने देख लिया AMGM का एप्लीकेशन देख लिया। ठीक है, और AM अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और HP के कंबाइंड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी देख लिया कि वो तीनों को इन्वॉल्व करके किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ठीक है, खास करके जो हमने लास्ट के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए उसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है कि अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा, तो सिग्मा का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, समेशंस को फाइंड करने में। सो बेसिकली अगला जो होगा सिर्फ और सिर्फ समेशन पे बेस्ड होगा। आप सिग्मा पढ़ेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ेंगे, उसमें 1-2 देख लेंगे मिसलेनियस टाइप का। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।